Hello everyone, this is CA Keval Mota and I welcome you all to my YouTube channel, and this is the part 2 of Place of Supply. In the part 2 of Place of Supply, we are going to check out with rule number 3 to rule number 8 of IGST rules. Along with that, we are going to do certain circulars and notifications and section number 13. Okay, section 13 देखेंगे, rule 3 देखेंगे and बाकी के जो rules हैं वो भी देखेंगे. Okay, starting with rule number 3. Why? Because section 12 subsection 14 of IGST Act जो था, okay, it will be done completely when we study rule 3. Okay, so it is very important now to understand what is written in rule 3. Section 12 subsection 14 was for advertisement services provided to CGSGUTLA. Okay, इन लोग को अगर हमने advertisement service दिया है and there is no specific contract between us, okay, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है. सो इस केस में हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरीके से डिटरमाइन करना है? जब अक्रॉस द स्टेट्स, ठीक है, इंडिया में अक्रॉस द स्टेट्स कुछ सर्विसेज जा रही हैं एडवर्टाइजमेंट की वाया डिफरेंट मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ओके, सो रूल 3 में काफी सारे मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कवर किए हुए हैं एंड उसमें अपने को बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन क्या लेना है वो हमें बताया गया है, ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ रूल 3 आपके स्क्रीन पर है. सबसे पहला मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर. ओके, इफ एडवर्टाइजमेंट हो रही है न्यूज़पेपर के अंदर, देन इन दैट केस पब्लिकेशन के लिए हर स्टेट में जितना जितना मैंने अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट के रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा. क्लियर? सो अब यहाँ पर जब अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, अगर ये 3 प्लेस ऑफ सप्लाईज बने तो जाहिर सी बात है कि 3 अलग अलग इनवॉइसेस भी यहाँ पर इशू करने पड़ेंगे सप्लायर को. इज इट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट, प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, देन लीफलेट, डायरीज और कोई फिजिकल प्रोडक्ट के पीछे ऐड किया जा रहा है. ओके, सो इन दिस केस जितने भी प्रोडक्ट्स में बिक रहे हैं, ओके, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सच प्रिंटेड मटेरियल इन ईच स्टेट्स, अमाउंट पेएबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल. तो जितना भी मैंने अमाउंट पे किया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रिंटिंग मटेरियल, उस नंबर के रेशियो में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बट जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट, होर्डिंग्स. अगर होर्डिंग्स लगाई गई है, ठीक है, अगर मैंने सर्विसेज दिया है गवर्नमेंट को होर्डिंग्स लगवाने का, सो इन दिस केस जितना भी होर्डिंग लगाने के लिए पेमेंट किया जा रहा है हर उस स्टेट में, उस प्रपोर्शन में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा. अगर ट्रेन पर एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, ये 3 स्टेट से गुजर के कोई ट्रेन जाने वाली है. ओके, अगर आपको राजस्थान जाना होता है तो आप क्या करते हो? अहमदाबाद जा करके ट्रेन चेंज करते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ एक ही ट्रेन ये तीनों स्टेट्स में जाने वाली है. ओके, सो जो भी एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज उस ट्रेन के ऊपर जो बैनर लगा हुआ है, ओके, सो वो जो ट्रेन के ऊपर बैनर है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अभी ट्रेन तो महाराष्ट्र से भी गुजर रही है, गुजरात से भी गुजर रही है, राजस्थान से भी गुजर रही है. सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस? सो आंसर इज द टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हैज टू बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ रेलवे ट्रैक का लेंथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2000 किलोमीटर इज महाराष्ट्र, 1200 किलोमीटर इज राजस्थान एंड 1200 इज गुजरात एंड 2400 इज राजस्थान. तो ये तीनों का जो रेशियो बनेगा उतना प्रपोर्शन आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ईच स्टेट में फॉल करेगा. क्लियर है? नेक्स्ट इज बैक यूटिलिटी बिल्स. अगर बैक ऑफ द यूटिलिटी बिल्स पर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, ठीक है, सो इन दिस केस जितने भी कंज्यूमर्स थे हैविंग बिलिंग एड्रेस इन सच स्टेट, उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज रेलवे टिकट्स. अगर रेलवे टिकट्स पर कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रही है गवर्नमेंट, देन अभी जैसे अपन ने देखा था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत का जो एड हो रहा था वो टिकट के पीछे हो रहा था, ठीक है. सो इन दिस केस द टोटल वैल्यू वुड बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस. ठीक है, जितने भी रेलवे स्टेशंस है उस पर्टिकुलर स्टेट्स में, उन रेलवे स्टेशंस के प्रपोर्शन में इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिवाइड करेंगे एंड उतना स्टेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1:2:1 आंसर आता है. सो ये 3 स्टेट्स में इतना इतना कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेबल होगा, इतना इतना प्लेस ऑफ सप्लाई इस पर्टिकुलर स्टेट्स में जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज रेडियो स्टेशन. अगर रेडियो स्टेशन पर कोई
एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, देन जितना भी पेएबल है अमाउंट टू रेडियो स्टेशंस, दैट विल बी द प्रपोर्शन, दैट इज द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट। टेलीविजन चैनल्स, अगर टेलीविजन पे कोई एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की, देन जितना भी PARC, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, दिस इज द काउंसिल विच डिटरमाइंस TRP, ठीक है। TRP मतलब एक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होते हैं विच आर बेस्ड ऑन द व्यूवरशिप। तो जो भी व्यूवरशिप होगी फॉर लास्ट वीक ऑफ द क्वार्टर, उसके बेसिस पर आपका अपॉर्शनमेंट किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल क्वार्टर इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो दिसंबर का जो लास्ट वीक है उसका जितना भी प्रपोर्शन होगा व्यूवरशिप का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब दूरदर्शन, ठीक है, अब दूरदर्शन में जो ऐड हो रही है, एग्जांपल है, अब दूरदर्शन को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है टोटल समझ लो 1 लाख रुपीज, एंड ऑल ओवर इंडिया में ये पूरा एड्स होने वाला है। ऑब्वियसली एक चैनल सैटेलाइट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रपोर्शन क्या होगा, दूरदर्शन जब टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पकड़ेगा। सो आंसर इज दूरदर्शन विल टेक BARC's लास्ट वीक ऑफ द क्वार्टर व्यूवरशिप नंबर्स, ठीक है, एंड उसको रिस्पेक्टिव स्टेट्स में डिवाइड करेंगे, एंड उतना उतना प्रपोर्शन के लिए जो भी स्टेट्स होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, नंबर ऑफ इनवॉइसेस विल ऑल्सो इंक्रीज। प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही होना चाहिए एक इनवॉइस के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल दूरदर्शन इज लाइव ऑन 28 स्टेट्स इन इंडिया, तो 28 अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बनेंगी, 28 अलग इनवॉइसेस बनेंगे फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट, व्यूवरशिप रिलेट्स टू अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट। अगर मोर देन वन स्टेट का व्यूवरशिप है, फॉर एग्जांपल दिल्ली NCR, दिल्ली NCR एंड चंडीगढ़, ठीक है, ये पूरा एक सर्कल है, दिस इज वन सर्कल। मतलब व्यूवरशिप का जो नंबर्स मिलने वाला है अपने को BARC से, वो लोग दिल्ली का अलग चंडीगढ़ का अलग नहीं करते, वो लोग दिल्ली NCR प्लस चंडीगढ़ इन दोनों का टोटल करके ही नंबर देंगे। तो अब इसके अंदर तो दो अलग स्टेट हो गए ना, ठीक है, कहना ऐसे इसके अंदर दो अलग स्टेट्स हैं, यस और नो। देखो, अभी व्यूवरशिप जो है BARC इट कंसिडर्स दिल्ली NCR एंड चंडीगढ़ एज वन रीजन। तो आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 15,000 लोगों ने ये चैनल देखी, तो ये 15,000 में दिल्ली वाले भी हैं, ओके, एंड चंडीगढ़ वाले भी। तो अब इसमें क्या करने का, अब ये 15,000 पीपल ने जो देखा है, इन लोगों को हम कैसे सेग्रीगेट करें, दिल्ली का कितना, चंडीगढ़ का कितना। तो आंसर इज रेशियो ऑफ पॉपुलेशंस इन दोज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एज पर लास्ट सेंसस। लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 2011। तो 2011 में जितनी भी पॉपुलेशन दिल्ली की थी एंड जितनी भी पॉपुलेशन चंडीगढ़ की थी, ओके, इन दोनों में हम लोग रेशियो निकालेंगे, एंड दिस 15,000 का जो भी प्रपोर्शन होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दिस प्रपोर्शन, ओके, in the ratio of population of such states or union territories. Clear? Next, cinema halls screens in multiplex. अगर मल्टीप्लेक्स में गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करवाती है, देन इन दैट केस जितना भी उन्होंने पेमेंट करा है सिनेमा हॉल्स को, उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ओके, नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स फिगर्स पब्लिश बाय ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ट्राई जो अथॉरिटी है वो नंबर्स इशू करती है, ओके, कौन से नंबर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के, कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ओके। सो उन्होंने जो नंबर्स जारी किए हैं फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर इज 21-22, ओके, सो प्रीसीडिंग वुड बी 2021। अब 2021 के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में, दैट इज मार्च, ठीक है, जैन टू मार्च, इस क्वार्टर के दरमियान जितने भी प्रपोर्शन था व्यूवरशिप का, सब्सक्राइबर्स का, ठीक है, उस प्रपोर्शन में डिवाइड करना है, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इफ इंटरनेट सब्सक्राइबर फिगर्स रिलेट टू अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट, सेम एग्जांपल दिल्ली NCR एंड चंडीगढ़, अगर इन दोनों का मिला करके ट्राई ने एक नंबर इशू किया है, ओके, पर हमको पता है कि दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर टू डिफरेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको GST का पर्सपेक्टिव दिल्ली को अलग करना है, चंडीगढ़ को अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन लेना है लास्ट सेंसस का, उसके बेसिस पर डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, SMS। अब SMS के थ्रू अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करवाती है,
देन नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर आपको डिवाइड करना है जो ट्राई ने जारी किया है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर। अब एसएमएस में प्रीसीडिंग क्वार्टर, इंटरनेट पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, टेलीविजन में लास्ट वीक ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, मतलब इस हर जगह पर अलग अलग है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिगर्स ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर रिलेट टू टेलीकॉम सर्कल कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट और यूटी। सेम एग्जांपल दिल्ली एनसीआर का एंड चंडीगढ़ का, अगर आपको ट्राई ने सेम नंबर दिया, एक नंबर फॉर दिल्ली एनसीआर प्लस चंडीगढ़, ठीक है, इतने लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन एयरटेल का लिया है, ठीक है, सो यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस, ठीक है, सेंसस में जो भी पॉपुलेशन डिराइव हुई थी दिल्ली एनसीआर की एंड चंडीगढ़ की, उन दोनों के बेसिस पर आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल विथ रूल 3। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट विद द सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 13 कब ट्रिगर होगा बताओ? When will be the section 13 is going to trigger? Can I say when location of supplier and location of recipient, any one of them is outside India? दोनों में से अगर एक जन इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13 के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, ये कहता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। नाउ कमिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इज द रेसिडुअल प्रोविजन। मतलब अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 से लेकर के लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 तक डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, देन ओनली यू हैव टू कम टू सेक्शन 13(2). इज इट वेरी क्लियर? ओके, व्हाट डज सेक्शन 13(2) सेज? सेक्शन 13(2) कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन एनी वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। एंड अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, देन ओनली लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? ओके, नॉर्मल रूल एकदम बेसिक। अपना 12(2) क्या था? अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस है तो दैट स्टेट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहाँ पर सिंपल, अगर एड्रेस नहीं है तो डायरेक्टली लोकेशन ऑफ सप्लायर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 इज बेसिकली फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। ओके, व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। सेक्शन 13 subsection 3. Now, in this case, this section is further divided into two: 13(3)(a), 13(3)(b). 13(3)(a) में क्या हो रहा है? यहाँ पर गुड्स को फिजिकली आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है, फिजिकली आपको भेजना पड़ेगा एंड उन गुड्स के ऊपर सर्विसेज दिए जाएंगे। ओके, so what it is written in the section: services supplied on goods which are required to be physically made available by recipient of service to the supplier of service। एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं इसको। मान लो ए इज लोकेटेड इन इंडिया। ओके, ए इंडिया में है, बी इज इन यूएस। ओके, अब यहाँ पर मेरा ना एक कंप्यूटर खराब हो चुका है, माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, आई वॉन्ट बी टू रिपेयर दिस कंप्यूटर। ओके, अब यहाँ पर कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए फिजिकली दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल, ठीक है, फिजिकली दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल। अब बी ने क्या किया, इस गुड्स के ऊपर सर्विसेज दिया, ठीक है, इस गुड्स के ऊपर सर्विसेज दिया, ठीक है, यूएस में मैंने भेजा, उसने गुड्स के ऊपर सर्विस दिया एंड गुड्स वापस आने वाले हैं। ओके, सो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई would not be the location of recipient, but the place of supply would be place of performance. It means the place of performance in this case is US. Okay, so place of supply would also be US. Okay, तो यहाँ पर मैंने सर्विसेज भले ही इंपोर्ट की हो, ठीक है, पर यहाँ पर ये इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। अगर अपन नॉर्मली देखेंगे
ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस लगता है कि भाई रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस लिया बाहर वाले से, बट इन जीएसटी लैंग्वेज दिस वुड नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस. व्हाई? Because for import of service, three conditions are to be fulfilled. Condition number one, supplier should be outside India. Yes, he is outside India. Recipient should be in India. Yes, recipient is in India. Okay. And place of supply should also be India. POS आपका इंडिया होना चाहिए. इस केस में POS इंडिया के बाहर है. क्यों? Because as per section 13.3, place of performance is the place of supply, and since place of performance is USA, this would not be regarded as import of service, and no GST under RCM is payable by A. क्लियर है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल को रिवर्स करते हैं. ओके, लेट अस रिवर्स दिस एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दैट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाएगा. मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना. ये 13.3 ए ही चालू है, 13.3 बी नहीं चालू है, 13.3 ए ही चालू है. इसके मैं अलग अलग सिनेरियोस बता रहा हूँ. उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 13.3 बी. नाउ सपोजिंगली देर इज वन कंपनी called as A Limited, and when there is one entity in Dubai, name is B LLC. Okay, ये दुबई की entity है, and here it is in India, Maharashtra. Clear? Now this entity is sending me some goods. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मुझे कुछ गुड्स भेजा, बोला कि सर आप इन गुड्स को रिपेयर करके भेजिए. मुझे क्या करके भेजिए? रिपेयर करके भेजिए, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग. ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एकदम अच्छे से उसको देखा, एकदम चेक किया एंड रिपेयर किया एंड उसको एक्सपोर्ट किया. ठीक है, यहाँ पर पूरा अच्छे से रिपेयर करके एक्सपोर्ट किया. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बी एलएलसी. मैं सर्विस किसको दे रहा हूँ? सर्विस किसको दे रहा हूँ? बी को दे रहा हूँ, बी एलएलसी को. ही इज द रिसिपिएंट ऑफ माई सर्विसेज. ओके, बट दिस इज द स्पेसिफिक केस ऑफ सेक्शन 13.3, नॉट द रेसिडुअल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13.2. ओके, तो यहाँ पर जो भी मैंने बी को सर्विसेज दिया है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे कौन से सेक्शन से निकालना पड़ेगा? कैन आई से सेक्शन 13.3 ए से. क्यों? क्योंकि दिस इज अ केस वेयर गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. यहाँ पर इन्होंने मुझे गुड्स भेजा है, बी ने मुझे गुड्स भेजा है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस. तो सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑन दैट गुड्स. ओके, फिजिकली गुड्स अवेलेबल कराए गए मुझे, उसके ऊपर मैंने सर्विस दिया है. सो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 13.3 ए. इज इट वेरी क्लियर? The place of supply would be place of performance. Where is the place of performance? Can I say India? Yes, sir. This is India. So Maharashtra is the place of supply. And accordingly, this transaction would not be regarded as export. क्यों? Export के लिए 5 condition. Supplier in India, recipient outside India, place of supply outside India. ठीक है? Money received in foreign convertible exchange unless otherwise permitted by RBI. And the fifth point is it should not be the merely establishment of distinct person. अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हम, तो ही एक्सपोर्ट माना जाता है. यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, सो दिस वुड नॉट बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट. समझ में आई बात? ओके, दिस इज ऑल विथ सेक्शन 13.3 ए. 13.3 ए वॉज फॉर गुड्स बीइंग फिजिकली मेड अवेलेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. समझ में? अब हम बात करते हैं कि फिजिकली रिसिपिएंट को जाना पड़े तो क्या? 13.3 बी. 13.3 बी. नाउ दिस इज द सेक्शन विच सेज कि रिसिपिएंट को फिजिकली जाना पड़ेगा और रिसिपिएंट के कोई एजेंट को जाना पड़ेगा सर्विस लेने के लिए. ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूएस में जाकर के कुछ ट्रीटमेंट लेना है, या यूएस वाले पर्सन को यहाँ पर आके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो इधर रिसिपिएंट का होना जरूरी है. ओके, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन दैट रिसिपिएंट. ओके, फिजिकली अवेलेबिलिटी जरूरी है. So all such services would be the place of supply of all such services would be place of performance. समझ में आई बात? Okay. Coming back to the chart book again. Now there are few exceptions to this place of performance rule. Okay. Place of performance का जो section है उसके लिए कुछ exceptions है. क्या exceptions है आइए जानते हैं. सबसे पहला electronic means. Electronic means मतलब अगर आपके गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली रिपेयर हो रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली रिपेयर हो रहे हैं,
So in that case, place of performance would not be the place of supply. The place of supply would be the location of goods. Clear है? For example, US में कोई person बैठा है, okay? He is sitting in US and on the some screen or some any desk whatever it is, he is repairing your machinery. ठीक है, वो यहाँ से कुछ देख करके रिपेयरिंग कर रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स रिपेयर होने वाले हैं. इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स का रिपेयरिंग चल रहा है, बरोबर. ये कंप्यूटर है, ओके. सो इलेक्ट्रॉनिकली जब गुड्स का रिपेयरिंग चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इंडिया के बाहर है. यहाँ पर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस भले ही हो रहा हो, बट प्लेस ऑफ सप्लाई ये नहीं रहेगा. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जिधर गुड्स लोकेटेड है. सो सिंस दिस गुड्स आर लोकेटेड इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया. समझ में आई बात? क्लियर है? इज इट वेरी क्लियर? सो परफॉर्म उसने यूएस में किया, बट सिंस गुड्स वेर लोकेटेड इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया. वाई? बिकॉज दिस वॉज द एक्सेप्शन टू प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. समझ में आया? अब यहाँ पर दिस विल बी कॉल्ड एज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस. इसको हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे. क्यों? सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इंडिया. समझ में आई बात? क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स इंपोर्टेड टेम्पररीली फॉर रिपेयर्स or for any other treatment or process and exported without use in India. अगर गुड्स टेम्पररी पीरियड के लिए इंडिया में आते हैं, उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिपेयर करते हैं, एंड देन हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ओके, विदाउट पुटिंग दैट गुड्स फॉर यूज इन इंडिया. सो इस केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एग्जाम्पल, यहाँ पर तो जब भी जगह नहीं है, काम करते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं. चलो, एग्जाम्पल, आपने यूएस से कुछ आपके लिए डायमंड्स आए, ठीक है, डायमंड्स आए इंडिया में. अब यहाँ पर ये डायमंड्स इंपोर्ट हुए टेम्पररी पीरियड के लिए. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पररी पीरियड? टेम्पररी पीरियड का क्या मतलब है? आंसर इज देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ टेम्पररी पीरियड. ठीक है, शॉर्ट टर्म मान सकते हैं अपन इसको, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कुछ. यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है टेम्पररी मतलब कितना पीरियड, ओके. सो देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर कंसिडरिंग इट एज अ टेम्पररी. सो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स इंडिया में आए, आप लोगों ने इस डायमंड पर कटिंग एंड पॉलिशिंग का, एक एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, कटिंग पॉलिशिंग का आपने सर्विसेज दिया, ओके. गुड्स इंडिया में यूज नहीं किया, गुड्स डायरेक्टली यहाँ से यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया, बरोबर. काम किया, प्रोसेस किया, ट्रीटमेंट किया एंड डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया, ओके. सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस? नॉर्मली क्या होता? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब इंडिया होता. बट दिस इज एन एक्सेप्शन टू प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. इट मीन्स ये प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस भले ही इंडिया में हुआ है, बट दिस विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो यूएस यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. क्लियर है? अपने सारे पांचों कंडीशन फुलफिल होंगे. प्रोवाइड यूएस वाला मुझे पैसा दे रहा है इन फॉरेन करेंसी, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया के बाहर चला गया ना. Why? Because place of performance was not the place of supply. The place of supply was the location of recipient. समझ में आई बात? क्लियर है? ओके. Let us come to the chart book again. Section 13 subsection 4 आपके सामने है. Section 13 subsection 4, supply of services directly on an immovable property. ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट्स का सर्विसेज, जैसे आर्किटेक्चर सर्विस, इंटीरियर डिजाइन सर्विस, अकोमोडेशन बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस एटसेट्रा. अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एकदम सिंपल, गवर्नमेंट ने एकदम सिंपल रखा, जहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करना है. यू डू नॉट हैव टू ब्रेन स्टॉर्म योर सेल्फ, ओके. प्रॉपर्टी इंडिया में है तो प्रॉपर्टी, इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, ये सब कुछ नहीं. अगर दोनों में से एक जन, दैट इज सप्लायर या रिसिपेंट, दोनों में से अगर एक जन इंडिया के बाहर है एंड प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर है, देन द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई. समझ में आया? ओके. अब इसके ऊपर रूल 8 दिया हुआ है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ओके. नेक्स्ट इज 13 सबसेक्शन 5. अब जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 था, इट वाज फॉर एडमिशन, ओके. एडमिशन मतलब एंट्री फीस के लिए था. एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 किसके लिए था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विस. हाउएवर,
when any of the person, that is supplier or recipient, is outside India, section 13.5 would be applicable, and section 13.5 is same for admission or organization to events. दोनों के लिए एक ही सेक्शन है. अगर दोनों जन इंडिया में होते तो there were two different sections. But if any one of them is outside India, there is only one section governing admission also and event management services also. एकदम simple place of supply where the event is actually held. Clear है? कुछ भी ज्यादा यहाँ पर सोचना नहीं है. Next, section 13 subsection 6, supply of services under section 13.3, 13.4, 13.5 in multiple location including taxable territory. मतलब काफी सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया सर्विसेज दिए जा रहे हैं. ओके, सो इन दैट केस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टैक्सेबल इन द टैक्सेबल टेरिटरी. ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, सेक्शन 13 सबसेक्शन 7, सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 13.3, 13.4, 13.5 इन मोर देन वन स्टेट. अगर इंडिया में ही सर्विसेज दी जा रही है, ओके, दोनों में से एक जन ऑब्वियसली इंडिया के बाहर है. लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है. ठीक है, एंड ये सर्विसेज दे रहा है मल्टीपल स्टेट्स में ये सर्विसेज दिए जा रहे हैं. सो इन दिस केस इट विल बी एज पर वैल्यू, इट विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट पार्टीज. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगा. और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको रूल 7 में जाना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू calculate the place of supply and the value of supply for each particular states. Clear है? Next, section 13 subsection 8, very important. This is only the section which is deviating from destination based consumption tax principle. ये स्टूडेंट्स खाली यही एक ऐसा सेक्शन है जो सेक्शन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स के ऑपोजिट चलता है. क्यों? क्योंकि नॉर्मली अब तक अपन ने अगर देखा होगा ध्यान से, तो हर केस में डेस्टिनेशन वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई. हमेशा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जब जब पॉसिबल है तब तब रिसिपिएंट. जब भी कुछ एक चीज की वजह से रिसिपिएंट की लोकेशन पॉसिबल नहीं थी, तब हमने सप्लायर का लोकेशन लिया हुआ था. बट सेक्शन 13.8 expressly states that the place of supply would be location of supplier. मतलब recipient नहीं. जी हाँ, recipient नहीं. It is deviating from the principle of destination based consumption tax. Okay, what are the services covered under section 13.8? Service number 1, bank or NBFC or financial institution providing services to account holders. Okay, next, intermediary services. Next is hiring of all means of transport including yachts other than vessel or aircraft up to the period of 1 month. अब यहाँ पर अपन इंटरमीडिएरी सर्विस के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करेंगे. आ जाओ व्हाइट बोर्ड पर, चेक करते हैं. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएरी? इंटरमीडिएरी मतलब नॉर्मली एन एजेंट. ओके, एजेंट, ब्रोकर, सब ब्रोकर और एनी अदर पर्सन हु इज फैसिलिटेटिंग अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन, बट ही इज नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑन हिज ओन बिहाफ. ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डिफाइंस इंटरमीडिएरी. ठीक है, इंटरमीडिएरी का डेफिनेशन इस पर्टिकुलर सेक्शन में है, आप लोग बुक में रेफर कर लेना. अब इंटरमीडिएरी करता क्या है, ध्यान देना. यहाँ पर यूएस का एक पार्टी है, यहाँ पर इंडिया में एक इंटरमीडिएरी है. ओके, नाउ व्हाट डज इंटरमीडिएरी डू? इंटरमीडिएरी का काम क्या है? इंडिया से उसको अलग अलग बायर्स ढूंढने हैं फॉर यूएस. ठीक है, इंडिया से वो क्या करेंगे? बायर्स को ढूंढेंगे. यहाँ पर बायर्स लोकेटेड है इंडिया में. इंटरमीडिएरी का काम क्या है? वो बायर्स को इनसे कनेक्ट करवा के देना. क्लियर? दिस इज द वर्क ऑफ इंटरमीडिएरी. एंड इंटरमीडिएरी इज गेटिंग कमीशन पेड फ्रॉम यूएस. ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ दिस इंटरमीडिएरी सर्विसेज. ओके, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएरी का सर्विसेज जो है, उसका रिसिपिएंट कौन है? कहना है से यूएस पार्टी. यस, इट इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज यूएस. ओके, he is in India, location of supplier is in India. Since any of the parties is outside India, the place of supply we are going to check out through section 13. Okay, and specific section is there, section 13.8b. अब यहाँ पर क्या कहते हैं? द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर. मतलब जहां पर इंटरमीडिएरी लोकेटेड है, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, सो यहाँ पर इंटरमीडिएरी एग्जाम्पल महाराष्ट्र में होती, तो महाराष्ट्र ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता. महाराष्ट्र ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता. क्लियर है?
सो दिस इज नॉट एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. वाई? बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया. ठीक है. तो अब इंटरमीडियरी ने जो यूएस पार्टी को सर्विस दिया, उसके लिए हमको क्या चार्ज करना पड़ेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. सोच के बोलना. हम लोग कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं? इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट, ओके, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी. ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी. अगर दोनों अलग स्टेट्स में या तो अलग यूनियन टेरिटरी में है, देन आईजीएसटी. क्लियर है? हाउएवर, ध्यान देना, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन. आईसीआई के एग्जाम में आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी ही लिखना है. हाउएवर, इफ वी रीड द वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ है? इंट्रा स्टेट का डेफिनेशन लिखा है. किसका डेफिनेशन लिखा है? इंट्रा स्टेट का. अब ये डेफिनेशन क्या कहता है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12. क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12, द एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट. मतलब जब जब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 से आ रहा है, तभी आपका सप्लाई इंट्रा स्टेट बन सकता है. क्लियर? हाउएवर, इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम सेक्शन 13. इनमें से एक पार्टी इंडिया के बाहर है. ओके, सो इधर सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होगा. सो इन माय व्यू, इवन इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट, आईजीएसटी शुड बी चार्ज्ड. क्लियर है? हाउएवर, फॉर एग्जाम पर्पस आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी लिखना है, क्योंकि आईसीआई के आंसर में सीजीएसटी, एसजीएसटी है. क्लियर? ओके. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखेंगे जब आईजीएसटी चार्ज करना है. जीएसटीआर 1 में हम करते हैं, मालूम है? अगर जीएसटीआर 1 में मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र डाला एंड मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, तो ये आईजीएसटी का टैब ब्लर कर देगा, मतलब ये डालने नहीं देगा फिगर. तो यहाँ पर आपको पिन में, दैट इज पिन कोड का जो कॉलम होता है, या पीओएस का जो कॉलम है, वहां पर अदर टेरिटरीज डालना होता है. क्या डालेंगे? अदर टेरिटरीज. तो अदर टेरिटरीज डालने के बाद ये आईजीएसटी का टैब ओपन हो जाएगा एंड आपको फिर वहां पर फिगर्स डालनी पड़ेंगी. क्लियर है? चलो नेक्स्ट is hiring of all means of transport other than vessel aircraft up to a period of 1 month. ओके, यहाँ पर मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताता हूँ. Hiring of all means of transport including yachts other than vessel or aircraft up to a period of 1 month. तो यहाँ पर मेरे को दो पार्ट बनाने पड़ेंगे. सबसे पहला पार्ट एयरक्राफ्ट एंड वेसल के लिए, ओके, एंड दूसरा अदर देन एयरक्राफ्ट वेसल. ओके, अदर देन एयरक्राफ्ट वेसल. अब यहाँ पर भी मुझे एक फर्दर सेग्रीगेशन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ कहा है, मतलब मोर देन 1 मंथ के लिए अलग होगा, अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ के लिए अलग होगा. सो लेट अस बाइफरकेट ओवर हियर. अप टू 1 मंथ एंड मोर देन 1 मंथ. क्लियर? आइए अब डिटरमाइन करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई. सो कैन आई से दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर ब्रांच is covered under section 13(8)(c). Is it very clear? ठीक है. हायरिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याचेस अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट, मतलब ये यहाँ पर आ गए अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. अब यहाँ पर कॉमा है. ठीक है. अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नॉट टू एयरक्राफ्ट. ठीक है. सो अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ होगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ इट इज मोर देन 1 मंथ, देन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड इफ इट इज अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट, सॉरी, इफ इट इज एयरक्राफ्ट एंड वेसल, देन इट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. कैसे? सेक्शन 13(2) लगेगा. सेक्शन 13(2) यहाँ पर भी लगेगा. क्लियर? तो स्पेसिफिक प्रोविजन इज ओनली फॉर अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट एंड अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ. ओके, सो इसको छोड़ करके बाकी जो भी केसेस बनते हैं, सबके लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज रेसिड्यूअरी प्रोविजन, वुड बी एप्लीकेबल. आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट. समझ में आई बात? चलो चार्ट में आ जाओ. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर. अदर देन मेल और कुरियर.
मतलब अगर मेल और कुरियर होंगे तो क्या, मेल और कुरियर होंगे तो सेक्शन 13(2) will be applicable. Location of recipient would be the place of supply. However, in case of transportation of goods other than mail or courier, the place of supply would be place of such destination of the goods. Okay, समझ में एकदम easy provision. नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वहां पर क्या था, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो पर्सन एम्बार्किंग फॉर द जर्नी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट अवे पर्सन जहां से एम्बार्क करता है फॉर इट्स कंटिन्यूस जर्नी, इट इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। नेक्स्ट 13(11) इज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, वहां पर भी था सर्विसेज ऑन बोर्ड, यहाँ पर भी है, देयर इज नो डिफरेंस, एग्जैक्टली द सेम। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। नेक्स्ट OIDAR सर्विसेज, OIDR सर्विसेज के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इन सेक्शन 14। तो अभी के लिए सेक्शन 13-12 होल्ड पे रखते हैं एंड हम अभी रूल 4 से लेकर के रूल 8 तक चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। अब रूल 4 से रूल 8 कब एप्लीकेबल होगा? आंसर इज व्हेनेवर देयर इज एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं होगा, ठीक है, भले ही सेक्शन 12 में ना हो चाहे सेक्शन 13 में ना हो, इन दोनों ही केसेस में आपको रूल्स अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो दिस रूल्स आर कॉमन फॉर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, ठीक है। यहाँ पर रूल्स का नंबर्स अलग हो जाएगा, 13 के लिए कुछ अलग सेक्शन अलग रूल एप्लीकेबल होगा, 12 के लिए कुछ अलग रूल एप्लीकेबल होगा, बट दिस टोटल एंटायरिटी ऑफ दिस रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 12 एंड 13, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 4। रूल 3 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, नाउ स्टडिंग रूल नंबर 4। लॉजिंग एंड अकोमोडेशन सर्विस by hotel, inn, guest house, club or campsite except cases where property is a single property located in two or more contiguous states। मतलब यहाँ पर आ जाओ, एक थोड़ा सा राइट में जगह है, इधर लिख के बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं ये लोग कि अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एंड मल्टीपल स्टेट्स का बिलिंग करना है आपको, ओके। एग्जाम्पल, रिलायंस के एम्प्लॉइज मीटिंग्स के लिए, ठीक है, ग्रैंड हयात होटल में रुकते हैं। ग्रैंड हयात बोलते हैं, ग्रैंड हयात पता नहीं, ग्रैंड हयात होटल, ओके। नाउ व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ ग्रैंड हयात? पूरे महीने का एक बिल बनाना है, ओके। एक बिल बनाएंगे पूरे महीने का, एक बिल इन द सेंस पूरे महीने का एक वैल्यू आएगा एंड दैट वैल्यू के ऊपर आपको बिलिंग करना है, दैट इज ग्रैंड हयात विल बी बिलिंग। अब महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज रुके थे 10 दिन, गुजरात में रुके थे 5 दिन एंड राजस्थान में रुके थे 15 दिन, ठीक है। पूरे महीने का इस तरीके से पूरा कोटा पूरा हुआ, पूरे महीने का बिल आता है ₹3 लाख, ओके। सो यहाँ पर ग्रैंड हयात विल इशू 3 invoices to Reliance. Invoice number 1 will have amount 1 lakh rupees, ठीक है। Invoice number 2 will have amount 50,000 rupees and invoice number 3 will have rupees 1,50,000, ठीक है। तो 3 अलग-अलग इनवॉइस बनेंगी, 3 अलग-अलग प्लेस ऑफ सप्लाई को पकड़ते हुए, ठीक है। सो हियर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड entire 3 lakhs in the ratio of number of nights stayed by its employees, क्लियर है। अब यहाँ पर जो ग्रैंड हयात थी, ये इंडिविजुअली एक एक स्टेट में लोकेटेड थी। ऐसा नहीं था कि एक जगह है, यहाँ तक महाराष्ट्र है, यहाँ से गुजरात है एंड होटल का लोकेशन इतना है, ऐसा नहीं था, ठीक है। इट इज नॉट द केस ऑफ होटल लोकेटेड एट अ कंटीजियस जोन कंसिडरिंग 2 स्टेट्स, ऐसा नहीं था, ओके। सो यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो कवर किया हमने, सेपरेट स्टेट्स में है होटल, ठीक है, एंड इट इज अदर देन कॉन्टिजियस जोन्स, ओके। मतलब एक ही एरिया में, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात अगर जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे होटल नहीं है, ओके। सो बॉर्डर पे अगर होटल होती तो उसके नीचे वाले केस में हम कवर होंगे, वो भी रूल 4 में ही लिखा हुआ है, ओके। सो रूल 4 का फर्स्ट क्लॉज ये है जो कहता है कि अगर होटल्स अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है, ठीक है, बट होटल इज वन, बिलिंग भी एक ही पर्सन करने वाला, ग्रैंड हयात, तो यहाँ पर उनको प्लेस ऑफ सप्लाई करना होगा महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। And supposingly if Hayat is located in Maharashtra, then for 1 lakh rupees, CGST, SGST would be levied. For 5 lakh and 50,000 and 1 lakh 50,000, IGST would be levied considering place of supply as Gujarat and Rajasthan respectively. Clear हुआ? Okay. Next.
नेक्स्ट इज ऑल अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन वगैरह वेर लोकेटेड इन 2 और मोर कॉन्टिजियस स्टेट्स। मतलब यहाँ पर कॉन्टिजियस स्टेट हो रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रोड, यहाँ से महाराष्ट्र एंड होता है एंड यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है एंड मेरा होटल यहाँ पर है, ओके एंड मेरे पर्सन जो एम्प्लॉयज है वो यहाँ पर रहने के लिए आए, ठीक है। सो यहाँ पर जो बाइफर्केशन करना है इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट। मतलब यहाँ पर समझो 300 स्क्वायर फुट है एंड यहाँ पे समझो 900 स्क्वायर फुट है। सो whatever the bill amount would be, it will be divided into ratio of 1:3. Clear? Next, time of supply, sorry, the supply of services by way of lodging, accommodation by houseboat. अगर हाउस बोट में आप लोग अकोमोडेशन लेते हो, ठीक है, उस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट बाय बाय बोट और वेसल इन सच स्टेट, ठीक है। अगर बोट में आप लोग जितने भी देर रुकते हो उसके बेसिस पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु से केरला, ये एक हाउस बोट जा रही है, ठीक है। अब केरला में आप लोग 10 घंटे रुके थे, देन वापस से आप तमिलनाडु में आए एंड यहाँ पर 6 घंटे रुके, ठीक है। तो जो हाउस बोट वाला पर्सन है ये आपसे एक ही अमाउंट लेगा, बट यहाँ पर उसको 2 इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:10, वॉट एवर इट इज 3:5, ओके। रिड्यूस करो 3:5, समझ में आया बात? नेक्स्ट, रूल नंबर 5 इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, मतलब इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के रिलेटेड रूल 5 है। रूल 5 क्या कहता है? कल्चरल और आर्टिस्टिक और स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है, इन सब केसेस में आप लोग को एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाने हैं। नॉर्मल जो भी आपको लगता है वो आप लगाओ, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स वो क्या कहते हैं? अभी इवेंट, फॉर एग्जांपल इवेंट हो रहा है महाराष्ट्र में, गुजरात में एंड राजस्थान में, तो नॉर्मली लोग किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? आंसर इज नंबर ऑफ डेज इवेंट वॉज हेल्ड। अगर यहाँ पर इवेंट 10 दिन हुआ, यहाँ पर इवेंट 5 दिन हुआ, यहाँ पर इवेंट 15 दिन हुआ, तो 10:5:15 में जो भी रेशियो होगा उसमें हम डिवाइड कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब यहाँ पर हमको किस तरीके से बाइफर्केशन करना है इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में एक पॉइंट है एंड गुजरात में एक पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ एक लीज सर्किट बनाया, तो वन पॉइंट इज ओवर हियर, वन पॉइंट इज ओवर हियर, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिवाइडेड इनटू 1:1। समझ में आया? एंड महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में अगर एग्जांपल राजस्थान आता है, आता नहीं है मुझे पता नहीं, जो भी है, राजस्थान अगर बीच में आता है तो यहाँ पर 1:1:1 में डिवाइड होगा। समझ में आया? एंड अगर महाराष्ट्र में 2 पॉइंट लोकेटेड है, ठीक है, महाराष्ट्र में 2 पॉइंट है, राजस्थान में 1 पॉइंट है, गुजरात में 1 पॉइंट है, सो आंसर वुड बी 2:1:1। इस रेशियो में आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट, ओके, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर of services or the recipient is outside India in case of supply of services of goods which are required to be physically made available, ठीक है। मतलब जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का हमने जो देखा था ना, उस केस के लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। समझ में आया? दिस रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कौन से केस में? 13(3) के केस में, ओके। सो व्हाट दिस रूल सेज, व्हाट डज दिस रूल सेज? इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स by equally dividing the value of such service in each of such state, okay, where service is performed। मतलब अगर आपका एक कार रिपेयरिंग हुआ है, ठीक है, 2 जगह पर रिपेयरिंग करवाया आपने, तो वहां पर आपको इक्वली डिवाइड करके करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपका एक गुड्स है, सेम गुड्स है, ओनली वन कार इज रिपेयर्ड इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, तो हम पर आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा 1:1 के केस में, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर डिफरेंट गुड्स रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, रिपेयर या जो भी है, डिफरेंट गुड्स है, तो इन दिस केस जो भी पर्सन उस गुड्स को रिपेयर कर रहा है उसके इनवॉइस वैल्यू के प्रोपोर्शन में आपको डिवाइड करना है, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू के प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड टू इंडिविजुअल्स, अगर इंडिविजुअल को सप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट का सर्विस था, ओके, तो इस केस में इस केस में
आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से करना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, अकोमोडेशन सर्विसेज वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा शायद हाइड हो चुका है, रूल 9 तक होता है, ठीक है, रूल 4 टू रूल 9 होता है। तो यहाँ पर अकोमोडेशन सर्विसेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर रूल 4 वुड बी एप्लीकेबल एज इट इज। जो रूल 4 में कहा गया था दैट विल बी एप्लीकेबल सेम, ठीक है ना। देन रूल 9 विल बी इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज जिसमें एक पर्सन इंडिया में है, एक पर्सन इंडिया के बाहर है। ओके, सो इन दैट केस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज रूल 5 वुड बी एप्लीकेबल मुतातिस मुतंडिस। ओके, सो रूल 9 तक है, रूल 4 से रूल 9, नॉट टिल रूल 8। रूल 8 एंड रूल 9 क्या है पता है आपको? रूल 8 एंड रूल 9 इज फॉर, रूल 8 इज फॉर अकोमोडेशन सर्विस, रूल 9 इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। एंड इन दोनों केसेस में एक जन इंडिया के बाहर है, ठीक है, वन पर्सन इज आउट ऑफ इंडिया, इसीलिए रूल 8 एंड रूल 9 एप्लीकेबल है। ये गलती से हाइड हो गया है इस पॉइंट के नीचे। ओके, सो ये आप लोग जरा आपके बुक से नोट डाउन कर लेना। अदर एस्पेक्ट्स, if a supply is made within the state or from non-SEZ area to SEZ area, it is a interstate supply। ठीक है, ये हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, अगर SEZ एरिया में अगर शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन हमने लिया है, ठीक है, मतलब अकोमोडेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? परफॉर्मेंस जहां पर हुआ, दैट इज जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ठीक है, अकोमोडेशन सर्विसेज, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ सेम स्टेट। Even if it is the same state, it will be considered as a interstate supply। Why? Because there is a SEZ, ठीक है, SEZ है ये। Any supplies to SEZ are always interstate supplies। तो अगर आपका होटल SEZ में लोकेटेड है, ओके, एंड आपने उस होटल में एकोमोडेशन का सर्विस लिया, फिर भी आपको IGST वाला बिल मिलेगा। क्लियर? सेक्शन 13(8) के रिगार्डिंग में ये पॉइंट नंबर 3 है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज taxability of satellite services। Okay, taxability of satellite services, taxability of satellite services provided by अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन टू कस्टमर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन क्या करता है? ये जो सैटेलाइट होती है गुड्स उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, उसने सैटेलाइट में छोड़ दिया, मतलब स्पेस में छोड़ दिया, एंड इफ वो स्पेस में उसने जो छोड़ा है इट इज फॉर कस्टमर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द डेस्टिनेशन। ठीक है, जो सेक्शन 13(9) जो कहता है गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस, ठीक है, दैट विल बी एप्लीकेबल एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज कस्टमर्स लोकेटेड इन इंडिया, अगर इंडिया में लोकेटेड है देन इसमें क्या होगा? सेक्शन 12(8) एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सो जो भी अपना नॉर्मल 12(8) के हिसाब से प्रोविजन है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड रिसिपेंट कर दिया तो रजिस्टर्ड रिसिपेंट, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर हैंड ओवर किया, तो जहां से ये लॉन्च किया, ठीक है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? सो हियर वी आर कंप्लीट विद सेक्शन 13। नाउ वी आर कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, एंड इसके बाद हम OIDR सर्विसेज कर लेंगे। ओके, अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर सर्कुलर नंबर 103 जो आया था उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस उन्होंने क्लैरिफाई किए हुए हैं। ओके, व्हाट आर दोस ट्रांजैक्शंस, आइए समझते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है सर्विसेज बाय पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी टू इट्स क्लाइंट्स। ना पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी जो होती है, पोर्ट अथॉरिटीज, वो लोग क्या करती हैं? कार्गो हैंडलिंग करती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज आर नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। कार्गो हैंडलिंग जो सर्विस है दैट इज नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो in this case normal provision, that is section 13(2) and section 12(2) would be applicable as the case may be। okay, ये clarify किया है। next is place of supply for cutting and polishing activity on unpolished diamond which are temporarily imported in India and which are not used in India and exported। so यहाँ पर section 13(2) लगेगा, ये हमने already देखा हुआ है।
सेक्शन 13(3)(a) का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन था? टेम्परली इंडिया में इंपोर्ट हुए एंड देन एक्सपोर्ट हो गए। समझ में आई बात? ओके। नेक्स्ट, ESDM इंडस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्या हो रहा है समझना ध्यान से। अगर आपने CPU ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, CPU ध्यान से खोल के अगर कभी देखा होगा, तो वहां पर आपको एक इंटीग्रेटेड सर्किट मिलता है। क्या मिलता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, वो समझते हैं। एक व्हाइट बोर्ड पे आकर के समझते हैं, चलो। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ESDM इंडस्ट्री में होता क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूएस का पार्टी है। ओके, देयर इज अ यूएस पार्टी, आप लोग इंडिया में लोकेटेड हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है टू डेवलप इंटीग्रेटेड सर्किट। टू डेवलप इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर आप लोग को ध्यान से पूरा डिजाइनिंग करना है, पूरा दिमाग लगाना है। ओके, सो योर सर्विस इज अ टेक्निकल सर्विस। तो आपने ध्यान से पूरा एक लॉगरिदम बना के, जो भी है पूरा अल्गोरिदम जो भी बनाते हैं, उसके बेसिस पे आपने एक इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया। यू हैव डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, अब ये सर्किट डेवलप किया एंड ये जो सर्विस है वो आपने दिया है यूएस वाले को। अब यूएस वाला पर्सन क्या बोलता है कि सर आपने बनाया तो है, पर हमको भरोसा नहीं है। व्हाट वी विल डू इज वी आर सेंडिंग यू सम सैंपल किट्स। सैंपल किट्स हम आपको भेजते हैं, आप एक काम करो, उस किट्स के ऊपर आप ये आईसी को लगाओ एंड चेक करो वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। इफ इट इज वर्किंग देन ओके। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुड्स आ रहे हैं एंड इन गुड्स के ऊपर मैं ये आईसी लगा करके चेक करूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती थी कि यार इसको हम लोग सेक्शन 13(3) में लेके जाएं। सो आंसर इज सेक्शन 13(3) के हिसाब से अगर हम लेके गए, तो पूरा डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जो खुद में ही एक बड़ा सा सर्विस था, ओके, दैट विल बी टैक्स्ड इन इंडिया। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आपका प्रिंसिपल सप्लाई वाज टू डेवलप इंटीग्रेटेड सर्किट and this testing on sample kits is an ancillary service, then the place of supply for whole contract would be location of recipient, that is US। समझ में आया? And if sampling the kit is your principal supply and not designing, then the place of supply would be India because the performance is done in India। समझ में आई बात? ओके, चलो चार्ट बुक पे आ जाओ वापस। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्ड में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था गवर्नमेंट ने, इसको भी मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा तो ही ज़्यादा बेटर समझेगा। क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी समझते हैं। Okay. Now many US entities, okay, US entities, specifically US only and German also, US की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो लोग इंडिया में अपने कॉस्ट सेंटर्स फॉर्म करती थी। ठीक है, कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पर बनाती थी वो लोग। ओके, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या? यहाँ पर पूरा का पूरा ड्रग, दैट इज द मेडिसिन, वुड बी डेवलप्ड ओवर हियर। ओके, एंड देन दिस इंडियन एंटिटी वुड बी बिलिंग टू यूएस एंटिटी। ओके, क्या बिलिंग करेगा? कॉस्ट प्लस मार्कअप, कॉस्ट प्लस मार्कअप, ये बिलिंग करेंगे इंडियन एंटिटी टू यूएस एंटिटी। ठीक है, ये मैकेनिज्म था। अब यहाँ पर इंडियन एंटिटी का काम क्या था? यूएस एंटिटी इनको कुछ सैंपल्स भेजा करते थे। ठीक है, कुछ सैंपल्स यहाँ पर भेजते थे। अब उन सैंपल्स को एकदम क्रिटिकली एनालाइज करना, टेस्टिंग करना, ठीक है, स्टेबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करना इन सैंपल्स के ऊपर, ये सब कहाँ पर होता था? इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट सस्ता है। बेसिकली फर्स्ट रीजन इज कॉस्ट इज वेरी लेस। तो यहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज दी जाती थी। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डिस्कवरी, बायो इक्विवेलेंस स्टडी, स्टेबिलिटी स्टडी, ये सारे के सारे सर्विसेज यहाँ पर इंडिया में परफॉर्म करते थे ऑन दिस सैंपल्स। ओके, आई हैव प्रैक्टिकली वर्कड विद सच फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड आई हैव बीन द कंसल्टेंट ऑफ सच कंपनीज। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा था?
यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ध्यान देना। इन सैंपल को मैंने टेस्टिंग किया, आई हैव टेस्टेड दिस सैंपल्स, एंड मेरा जो आउटपुट था, ठीक है, व्हाट इज माय सर्विस प्रोवाइडेड, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय मी इज द रिपोर्ट्स, ठीक है। मैं उनको क्या भेजता था, आई वॉज सेंडिंग देम रिपोर्ट्स। उन रिपोर्ट्स में मैं ये लिखता था कि इस सैंपल पे मैंने ये स्टडी किया, ओके। ये स्टडी करने के बाद मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, ओके। सो इसमें ये मात्रा कम है, ये मात्रा ज्यादा है, वॉट एवर इट इज। सो माई आउटपुट वॉज रिपोर्ट्स, ठीक है। जो हमने सेक्शन 13(3) में जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या था, रिपेयर मेंटेनेंस का लिया था, जिसमें कुछ गुड्स आते हैं, गुड्स पे काम होकर गुड्स वापस जाते हैं। यहाँ पर गुड्स आते हैं, गुड्स के ऊपर काम होता है, पर गुड्स वापस नहीं जाते, पर गुड्स के सामने रिपोर्ट्स जाती है। क्लियर? So here the pharmaceutical companies argued with the authorities that please treat this it as a export. Why? Because even if it is performed in India, but the nature of section 13(3)(a) is not fulfilled. यहाँ पर goods physically लाया है only for testing purpose. You should see the outcome. Okay, आप लोग लॉ को एकदम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट मत करो, आप लोग देखो कि मेरा आउटकम क्या है। व्हाट इज माय आउटकम? माय आउटकम इज रिपोर्ट्स, मेरा एनालिसिस इज माय आउटपुट, एंड नॉट वर्किंग ऑन द गुड्स एंड सेंडिंग द गुड्स बैक, दिस इज नॉट माई आउटपुट। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लाया। उस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज दी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोवाइड करती है आउटसाइड इंडिया वाले को। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप लोग ये सर्विसेज देते हो, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस सर्विसेज वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड आपको इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ठीक है। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 4/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स, दिस इज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। क्लियर है, समझ में आया? ओके, सो दिस इज ऑल विथ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एमआरओ सर्विसेज, ठीक है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर maintenance, repair and overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other components. अब यहाँ पर क्या कहते हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। नाउ मेंटेनेंस सर्विस, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, वो ऑब्वियसली किसी गुड्स पर होने वाली है, ओके, ऑब्वियसली किसी गुड्स के ऊपर होने वाली है। तो जिधर भी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस करता था मैं, वो वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता था, ठीक है, क्योंकि 13(3)(a) के एम्बिट में फॉल हो रहा था। मान लो कि दुबई की कोई एयरलाइंस है, फॉर एग्जांपल एतिहाद एयरलाइंस, ओके, एतिहाद एयरलाइंस। अब इनका कोई पार्ट इंडिया में आने के बाद खराब हुआ, या तो फिर ऑन द वे खराब हुआ जो रिपेयर करना पड़ेगा अपने को इंडिया में, नहीं तो प्लेन वापस नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे इंडियन एंटिटी वुड डू सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस, ओके। तो यहाँ पर रेसिपिएंट कौन है, एतिहाद एयरलाइंस, सप्लायर कौन है, इंडिया, ओके। सो हियर हियर द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी, नॉर्मली अगर होता तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होता, ओके, but place of performance will not be the place of supply. It has been specifically provided by notification number 2/2020 that place of supply in this particular case would be location of recipient, that is Dubai. समझ में आई बात? Okay. Now we are going to discuss section number 14, that is OIDR services. What is the meaning of OIDR services? OIDR services can be defined in a simple words as a services supplied and delivered over continuous internet connectivity which involves minimum human intervention and is impossible to avail such services in absence of IT. मतलब ऐसा कुछ सर्विसेज जो बिना इंटरनेट के प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ओके। एंड कुछ ऐसी सर्विसेज जो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम लगता है, ओके, ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बरोबर, एंड मोस्टली तो नहीं लगता है, ओके। सो दिस सर्विसेज आर OIDR services, okay. So some exemplary examples of OIDR services are provided on your screen. बैनर्स, एड्स, पॉप्स अप, ठीक है, जो पॉपअप ऐड होती है, स्पॉन्सर ऐड, गूगल एड्स, ऑल दिस सर्विसेज आर OIDR, ठीक है। जो गूगल की एड्स बीच में पॉपअप होती है आपको, उसको हम OIDR सर्विसेज कहेंगे, ओके। नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग सर्विसेज, दैट इज क्लाउड सर्विसेज बाय अमेजॉन। तो जो भी ये क्लाउड सर्विसेज है, दैट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटरनेट, ओके। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिकली बैकअप लिया जाता है एंड वो सब चीजें होती है।
So these are OIDR service, data warehousing. Okay. Then TV programs or movies supplied over internet, like monitored by user login और पासवर्ड. अब नेटफ्लिक्स में आप अगर देखते हो, ठीक है, सो नेटफ्लिक्स कैन नॉट बी व्यूड ऑफलाइन. आप लोग को ऑनलाइन जाकर ही देखना पड़ता है. ओके, आई एम नॉट दैट अवेयर ऑफ निटी-ग्रिटीज ऑफ नेटफ्लिक्स, सो आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट इट इज ऑनलाइन ओनली. नेट होगा तो ही आप देख पाओगे. You cannot save the video offline like in YouTube. So these are all the examples of OIDAR services. Now what is not an OIDR service? Downloadable ebooks, PDF, email पर कुछ पढ़ना, all such services are not OIDR. Okay. So OIDR service में taxability किस तरीके से होगी? How the taxability would govern in case of OIDR services? If it is provided, to अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट. ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है. अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को OIDR सर्विसेज दिया, देन सच सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. इट मींस जो बाहर वाला है, दैट इज गूगल लोकेटेड इन यूएस, उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, और ही हैज टू अपॉइंट एन एजेंट एंड ही हैज टू चार्ज GST एंड पे टू गवर्नमेंट. क्लियर? OIDR services take registration under simplified registration scheme, and in that case बैंगलोर, जो प्रिंसिपल कमिश्नरेट ऑफ बैंगलोर होगा, वहां पर ये लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे. ओके. सो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को अगर सर्विस मिला तो फॉरवर्ड चार्ज में OIDAR सर्विस प्रोवाइडर विल पे टैक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट? नाउ दिस इज बीन डिफाइंड ओवर हियर. यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. हाँ, government, local authority, a government authority, or an individual availing such services not registered and for personal purpose, okay, other than business purpose. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, एनी इंडिविजुअल अवेलिंग सर्विसेज नॉट रजिस्टर्ड. ठीक है, रजिस्टर्ड, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, एंड आई एम अवेलिंग सच सर्विसेज फॉर माई पर्सनल पर्पस दैट इज अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन. So these people would be covered under non-taxable online recipient. अगर इनको सर्विस दिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अगर इनको सर्विस नहीं दिया, इट मींस अदर देन NTOR. ठीक है, अदर देन NTOR. तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा. जो नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 हमने चार्ज ऑफ GST में सीखा था, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट का, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. एंड हियर RCM वुड बी एप्लीकेबल. समझ में आई बात? ओके. और यहाँ पर कुछ चार्ट बनाया हुआ है, ये देख लेते हैं. अगर B2C है, दैट इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को, तो सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वुड बी लायबल टू पे टैक्स थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव. ओके. नेक्स्ट इज इंटरमीडियरी. अगर इंटरमीडियरी के थ्रू सर्विसेज दिया जा रहा है, ठीक है, अगर इंटरमीडियरी के थ्रू OIDR सर्विसेज दिया जा रहा है, then such intermediary would be deemed to be providing services. Okay, would be deemed to be providing services and resupplying. ठीक है, ये नॉर्मल केस है. तो यहाँ पर भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा. इंटरमीडियरी would obtain registration in India and pay taxes. Okay, if it is a B2B transaction, okay, मतलब registered business entity is taking OIDR service, in this case reverse charge mechanism would be applicable and it would be treated as import of service. Clear? Now what is the meaning of intermediary? इंटरमीडियरी मतलब क्या? इंटरमीडियरी मीन्स अ पर्सन हु इश्यूज इनवॉइस, authorizes charge of services, responsible to collect payment, authorize delivery, control terms and condition, whatever it is. Okay, तो यहाँ पर अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होता है, then it would be called as intermediary is taking services and providing further. ठीक है, so obviously it would be taxable under forward charge mechanism if it is supplied to non-taxable online recipient. If intermediary is providing services to B2B, ठीक है, मतलब किसी बिजनेस एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको सर्विस दिया जा रहा है, देन इट वुड बी कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज सप्लाईज. यहाँ पर बिजनेस एंटिटी वुड बी लायबल टू पे टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ओके, सो दैट्स इट विद द प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर. If you like the video, please do not forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thank you so much.